वेलकम टू कॉमन माइंड। तो अब हम फेज़ 2 का है ना, फेज़ 2 के एकदम लास्ट वाले पार्ट में है ना। हमने साइकोलॉजिस्ट, जीटीओ, साइकोलॉजी टेस्ट, जीटीओ टेस्ट ये सब कर लिए हैं। अब हम आ रहे हैं अपने पर्सनल इंटरव्यू एंड बोर्ड कॉन्फ्रेंस पे। ठीक है, यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू ज़्यादा मैटर करेगा तो इसलिए हम इसको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। राइट, सो आप भी देख सकते हैं कि ये पर्सनल इंटरव्यू है ना। एंड यहाँ पे अब आपने साइकोलॉजिस्ट कर लिया है, आपने जीटीओ भी इसको ये कर लिया है। ठीक है, जीटीओ भी। अब आती है आपकी बारी 1-to-1 होने की। ठीक है, यहाँ पे आपने पहले टेस्ट में अपने माइंड का पूरा जोर लगाया, आपने फिर जीटीओ में ग्राउंड पे अपनी स्ट्रेंथ दिखाई, आपने कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिया है ना। जीटीओ में ये सब हुआ। साइकोलॉजी वाले टेस्ट में आपने अपना पूरा जो आपकी माइंड की साइकोलॉजी थी वो हो गई। अब तीसरे इस वाले पार्ट में अब हम अपना देने जा रहे हैं पर्सनल इंटरव्यू, जो कि होगा 1-to-1 विथ द इंटरव्यूइंग ऑफिसर। ठीक है, ये ही इज़ द मोस्ट सीनियर मोस्ट ऑफिशियल इन द बोर्ड एंड इज़ द की टू रिकमेंडेशन। वाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज जो आप 1-to-1 होते हो, अगर आपका कहीं जीटीओ या साइको थोड़ा सा भी एवरेज में रहा है या फिर और अगर आप उसके बाद भी इंटरव्यूअर को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं बिकॉज ही इज़ अ सीनियर मोस्ट एंड वहाँ पे उनकी डोमिनेंस होती है। ठीक है, तो वहाँ पे आप उनके साथ 1-to-1 होते हैं तो आप अपनी बातों को जो है आप वो पूरा जो है इंटरव्यूअर अच्छे से आपको पूछ लेता है आपसे ऐसी वो चीज़ें कहाँ से क्या पूछेगा कि आपको पूरा जज कर लेंगे कि हाँ इसको रिकमेंड करना है कि नहीं। एंड सिंस ही इज़ द सीनियर मोस्ट ऑफिशियल, तो अगर आपका जीटीओ या साइकोलॉजी वाले में थोड़ा सा एवरेज या थोड़ा सा रह गया है डाउन, तो अगर आप इंटरव्यूअर को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं अपने कन्वर्सेशन से, अपने आइडियाज़ से, अपने नॉलेज से, है ना, और कुछ बेसिक कॉमन सेंस से, ठीक है, तो वहाँ पे आपका रिकमेंडेशन हो सकता है बिकॉज उनकी बात है सभी लोग को मतलब मानते हैं। अगर कहीं भी आपका बॉर्डर लाइन केस है तो इंटरव्यू जैसा बोलेंगे वैसा ही आपको करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे ही आपका रिकमेंडेशन होगा। तो हमारी फेज़ 2 टेस्टिंग का ये लास्ट पार्ट है, पर्सनल इंटरव्यू एंड बोर्ड कॉन्फ्रेंस। ठीक है, देखो पर्सनल इंटरव्यू में अभी मैं आपको मेन ब्रीफिंग मेन पॉइंट्स बताता हूँ कि इसमें आपको क्या क्या कैसे करना होता है, कैसे आपको प्रोसीड आगे की तरफ करना होता है। ठीक है, तो अब जीटीओ देने के बाद हमारा आता है पर्सनल इंटरव्यू। राइट, ये आपका नॉर्मली 3rd या 4th डे पे होता है, कभी कभी लास्ट डे तक भी जाता है उन कैंडिडेट्स का जो कैंडिडेट बचे रह जाते हैं। मतलब बेसिकली बस 3rd और 4th डे ही होता है। ठीक है, तो मैंने आपको ऑलरेडी इसका बता दिया है कि आपको कैसे कैसे प्रिपेयर होके जाना है, क्या ड्रेस कोड रहेगा। ड्रेस कोड पहले भी जान लेते हैं क्या होता है। पहली बात तो आपका शेड्यूल्ड होगा, है ना, योर चेस्ट नंबर विल बी scheduled specifically ठीक है, योर चेस्ट नंबर विल बी शेड्यूल्ड स्पेसिफिकली। आपको सब वहाँ पे डिटेल्स बता दी जाएंगी कि कौन से रूम में जाना है, कैसे जाना है, ये सब तो आपको वहाँ बताया जाएगा। अब आप अपने एंड से क्या करते हैं वो भी आप सुनिए। देखिए इंटरव्यू के लिए पहली बात ड्रेस कोड की बात कर लेते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ड्रेस कोड, ड्रेस कोड क्या क्या रहेगा हमारे पास? फॉर्मल शर्ट, ठीक है, फॉर्मल शर्ट एंड ब्लैक पैंट्स। टाई मैंडेटरी नहीं है, आप चाहो तो लगा लो, चाहो तो मत लगो। ठीक है, नॉट मैंडेटरी। राइट, एंड ब्लैक शूज एंड सॉक्स। ये है आपका ड्रेस कोड फॉर समर्स, है ना, समर्स के लिए है। विंटर्स के लिए बस आपको क्या करना है, ऊपर से एक ब्लेजर डाल देना है ना, ऊपर से एक ब्लेजर डाल देंगे एंड आपका काम हो जाएगा। बस वहाँ पे एक ब्लेजर और कोट है ना, कोट पैंट जो होता है वो बस उसमें अगर आप जाओगे तो आपका हो जाएगा। एंड वन मोर थिंग, आपको अपने साथ को एक फाइल ले जानी है। उस फाइल में आपके 10th और क्लास 10th और 12th के मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट्स, ठीक है, उस फाइल में आपका मतलब 10th 12th का मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट ये सब रहेगा, जिससे कि आपकी जो कॉलेज में आपका सीजीपीए या परसेंटेज आया है उससे आपका एकेडमिक करिकुलम पता चलेगा जीटीओ को। प्लस आपकी कोई अगर रिसेंट आपने एग्जामिनेशन दिया, जैसे
एनडीए या फिर कोई भी जैसे जेई मेंस या कोई भी ऐसा एग्जामिनेशन दिया है तो आप उसका अचीवमेंट साथ में ले जा सकते हैं, आपकी वेरियस अचीवमेंट्स। और फिर एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे स्पोर्ट्स में, म्यूज़िक में, किसी भी इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में या फिर इंटर हाउस कॉम्पिटिशन में जितने भी आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं वो सारी की सारी एक एनक्लोज्ड फाइल में आप लेके जाएंगे, है ना। बिकॉज ये जो आपकी चीज़ें हैं ये मैं भी बाद में बताऊँगा कि इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, कैसे इंटरव्यू होता है ना। तो ये सारी चीज़ें आप अपने साथ एक फोल्डर में लेके जाएंगे, ठीक है। बिकॉज इट आपको है ना एक अपर एज देता है। आपने जो भी देखो यहाँ पे PIQ लिखा है, इंपॉर्टेंट रोल ऑफ PIQ। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब आप साइकोलॉजी का टेस्ट देते हैं तो साइकोलॉजी के टेस्ट देने के बाद आपको एक फॉर्म भरवाया जाता है, ठीक है। तो उसी फॉर्म में आपका बहुत सारा होता है, आपको अपना पूरी डिटेल्स भरनी है, पर्सनल डिटेल्स, है ना। फिर आपको उसमें अपनी हॉबीज़, अपनी हैबिट्स, आपकी जो इंटरेस्ट, एरिया ऑफ इंटरेस्ट हैं और हॉबीज़ हैं वो भरनी होती हैं। आपको अपना एकेडमिक करिकुलम जो आपने परसेंटेज या CGPA लाया वो भरना होता है। प्लस अगर आप सपोज़ आप NCC से हो या फिर आप किसी एम्प्लॉय से किसी कंपनी से आप जुड़े हो तो वो आपकी डिटेल्स मांगते हैं। प्लस आपकी एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपके अचीवमेंट्स पे ये सारी चीज़ें मांगते हैं। तो वहाँ पर जो आपका रोल है वो PIQ का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहली बात, ठीक है। एंड PIQ आप अभी मैं आपको बताऊंगा, PIQ में आप ऐसी ही चीज़ें लिखेंगे जिनके बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज, मतलब नॉलेज एटलीस्ट एक बेसिक लेवल की नॉलेज हो, जिससे कि कोई कॉमन सवाल आ जाए तो आप उसको हैंडल कर पाएँ इंटरव्यूअर के सामने, राइट। PIQ ऑलमोस्ट जो आपका इंटरव्यू होता है उसका 40 to 50% जो है वो जो आपका इंटरव्यूअर होते हैं वो वहीं से पूछते हैं, है ना। आपको इसलिए आप ऐसी उसमें चीज़ें डालें जो कि आपको सही में उसकी एक अच्छी डिसेंट नॉलेज हो किसी भी टॉपिक की, किसी भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट की, किसी भी फील्ड ऑफ अचीवमेंट में जहाँ पे आपने अचीव किया है, ठीक है। तो और उसको सपोर्ट करने के लिए आप अपने पास जो सर्टिफिकेट्स रखे हुए हैं, है ना, जो स्कूल हमारे सर्टिफिकेट्स देते हैं फॉर वेरियस कॉम्पिटिशन्स या फिर किसी इंटर स्कूल एथलेटिक मीट या फिर कोई भी जैसे कंपटीशन कर रहे हैं, किसी स्पोर्ट्स में पार्ट लिया, किसी म्यूज़िक वाले में कहीं हमको कोई सर्टिफिकेट मिला, तो आप वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ ले जाएंगे जिससे कि वो आपको सपोर्ट कर सकें, ठीक है। एंड ये सारी चीज़ें हैं जो आपको अपने साथ डॉक्यूमेंट्स में ले जानी है ना। एक डॉक्यूमेंट्स का एक फ़ोल्डर बना लीजिएगा, उस फोल्डर में आपको सारी चीज़ें रखनी होंगी, है ना। चेस्ट नंबर अपना फोल्डर के ऊपर लिख दीजिएगा, मेंशनिंग और चेस्ट नंबर, योर नेम एंड अपना डॉक्यूमेंट फोल्डर बना लीजिएगा। उसी में जितने भी डॉक्यूमेंट्स बने जैसे क्लास 10th का और 12th का मार्कशीट, ये सब ये रख लीजिएगा, मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट एंड योर कोई रीसेंट एग्जामिनेशन हुआ है तो वो भी रख लीजिएगा साथ में, ठीक है। ये रख लीजिएगा। और दूसरा अभी हम अगर बात करें जैसे एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ के उसके सर्टिफिकेट्स रख लेना, है ना। जितने ज़्यादा सर्टिफिकेट्स होंगे उतनी ज़्यादा आपके पास एक अवरेज होगी जिससे ज़्यादा कि आप अपने आप को दिखा सकें, आप अपने आप को इंटरव्यू के सामने बता सकें कि हाँ मैंने इन कॉम्पिटिशन में पार्ट्स लिया है, ठीक है ना। अब आते हैं इसका मेन मुद्दा क्या है, इसका मेन जो पूरा मोटिव है, इसको कैसे हैंडल करें, इस पर्सनल इंटरव्यू को कैसे उसको बोलना है, आइए देखते हैं। तो जो पहला हमारा हुआ क्या, साइकोलॉजिकल टेस्ट, जिसमें हमारे माइंड को रीड किया गया। फिर दूसरा हमारा हुआ GTO टेस्ट, जहाँ पे हमने ग्राउंड में अपनी स्ट्रेंथ दिखाई, हमने अपनी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई, वहाँ पे हमने ग्रुप में काम किया, है ना। साइकोलॉजी में हमने अपने माइंड को दिखा, पेपर वर्क हुआ, वहाँ पे अपने माइंड को हमने जज किया वो उसको, और उस माइंड के हिसाब से अपने रिस्पॉन्सेज रिकॉर्ड किए। GTO में हमने ग्रुप के साथ बहुत सारे वेरियस टास्क्स किए। उसके बाद अब आती है थर्ड वाली जो आपकी होती है 1-to-1, है ना। इंटरव्यू के साथ आपकी 1-to-1 होती है इंटरव्यू, ठीक है। ये एक ऐसा फेज होता है जहाँ पे आप अपने आप को इंटरव्यूअर के सामने ऐसा प्रोजेक्ट करें, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम सुपरफिशियली एकदम हाई फाई प्रोजेक्ट किया है, जो आप हैं नॉर्मल रहिए। प्रोजेक्ट एकदम ऐसे करिए जैसे कि आपने एकदम नेचुरल हैं, आपने PIQ में जो जो भरा हुआ है उसके हिसाब से आप अपनी डिटेल्स दें, अपनी इंफॉर्मेशन दें, ठीक है। बिकॉज इंटरव्यूअर जो हैं वो उनके पास एक्सपीरियंस है, वो 25-30 ईयर्स, है ना। ये इतने सालों से वो इंटरव्यू ले रहे हैं सबका, एंड ही इज़ द सीनियर मोस्ट ऑफिशियल ऑफ दैट बोर्ड। किसी भी बोर्ड में आप SSB अटेंड करने जा रहे हो, ही इज़ द सीनियर मोस्ट ऑफिशियल, एंड वो वहाँ के बोर्ड के प्रेसिडेंट भी होते हैं। सो वो एकदम अच्छी तरीके से आपको जज करते हैं, अच्छे तरीके से जान लेंगे। अगर आप कहीं भी झूठ या कहीं भी आप ऐसी बात बोल रहे हो जो कि आपके पर्सनैलिटी के
अभी तक के जो आपने साइको और जीटीओ में दिया, अगर आप उसके कॉन्ट्रेरी जा रहे हो, सो जो इंटरव्यूअर आपको तुरंत पकड़ लेगा, ठीक है। वो तुरंत आपको कैच आउट कर लेंगे कि हाँ ये इसने कुछ और, पहली बात साइकोलॉजी में कुछ और लिखा था, इसने पीआईक्यू में कुछ और लिखा है, और ये मेरे साथ कुछ और बोल रहा है ना। तो आप जो है नेचुरल रहिए, अगर कुछ है तो उसको एक्सेप्ट करिए, और मतलब जितना है ना आप ऑनेस्ट रहिए अपने आप से, जो भी आपने जो चीज़ें लिखी हैं उसके साथ आप ऑनेस्ट रहिए, और ऑनेस्टली आप इंटरव्यूअर के क्वेश्चंस का आंसर दीजिए, ठीक है ना। वरना अगर आप कहीं ऐसा कुछ बोल दोगे जो राउंड द है ना, जो थोड़ा सा मतलब फंसी टाइप हो जाएगा, या फिर आप ऐसा कुछ लगोगे कि जैसे आप बना के बोल रहे हो, तो इंटरव्यू विल एट दैट मोमेंट ही विल कैच यू, एंड देन वो आपको फंसाते चले जाएंगे और आप फंसते चले जाओगे। इसलिए अगर थोड़ा कम भी बोल रहे हैं लेकिन ऑनेस्टी रखिए, बिकॉज ऑनेस्टी जो एक ऐसी क्वालिटी है जो इंटरव्यू में काम आती है। आप कहीं भी ऐसा कुछ बोल दोगे है ना, तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, ठीक है। एंड यहाँ पे जो है, अगर आपका जीटीओ और साइको में है ना, साइकोलॉजी टेस्ट में अगर आपका कम भी हो जाता है, अगर आपका थोड़ा सा आपको लग रहा है कि मैं अपने एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं कर पाया, जो मैं जितना चाह रहा था मैं उसके अकॉर्डिंग नहीं कर पाया, तो अब आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंटरव्यूअर के साथ आप 1-to-1 हुई है, ठीक है। यहाँ पे आप इंडिविजुअल, जो एक इंडिविजुअल का होता है वो आप अपना पोर्ट्रे करते हैं उनके सामने, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक गोल्डन चांस है आपके पास कि आप अपने को रिवाइव कर सकें अगर आपका कहीं कम रह गया है ना, और अपने आप को एक अच्छा एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर के सामने दे सकें। बिकॉज इफ़ यू इन्फ्लुएंस हिम, अगर आप उनको किसी तरह इन्फ्लुएंस कर गए, अगर इंटरव्यूअर को ऐसा लगता है कि ही इज़ द कैंडिडेट फॉर हुम आई एम सर्चिंग, जिसको मुझे लेना है, देन श्योरली अगर आपका जीटीओ साइक में अगर वो लोग मना भी, या फिर मना तो नहीं, लेकिन अगर आपका बॉर्डर लाइन केस है, तो ऑन द कॉमेंट ऑफ द इंटरव्यूअर यू विल गेट इन, ओके, यू विल गेट रिकमेंडेड। सो जितना हो सके उतना अच्छे से पीआईक्यू बनाइए, जितना हो सके उतना अच्छे से अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, ठीक है। पीआईक्यू फॉर्म बेसिकली ये होता है आपका, जैसे थोड़ा सा बताऊं मैं आपको, पीआईक्यू फॉर्म में आपकी पर्सनल डिटेल्स आती हैं, ठीक है। पर्सनल डिटेल्स, आपका नाम, आपका एड्रेस और ये सब, बाकी वो आपको फॉर्म मिलेगा, आप वहीं देख लेना। जो मेन होता है आपकी हॉबीज एंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट, ये आपका मेन होता है। उसके बाद आपका अचीवमेंट्स, को करिकुलर एक्टिविटीज़, ठीक है। अचीवमेंट्स, को करिकुलर एक्टिविटीज़, आपका 10th एंड 10+2 में CGPA और परसेंटेज, ये मैटर करता है। और साथ में आपका जो है अगर इफ़ यू नो एनसीसी कैंडिडेट्स भी कुछ आते हैं जो एनसीसी से जुड़े हुए होते हैं, तो उनका भी है अगर ऐसा कुछ है। तो ये बेसिकली ये 4 पॉइंट्स है जिस पे वो मेजर फोकस होता है पीआईक्यू का। एंड दिस पीआईक्यू इज़ बेसिकली टेलिंग अबाउट योर सेल्फ ओनली, आपके बारे में बता रहा है कि जहाँ जहाँ आपने क्या क्या किया, आपका हॉबीज़ क्या है, आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आपके अचीवमेंट्स किसी भी फील्ड में हो सकते हैं, को करिकुलर, एक्स्ट्रा कोकरिकुलर, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, किसी में भी कुछ भी हो सकता है। 10th और 10+2 में आपका CGPA और परसेंटेज कितना आया, वो यहाँ पे आपका एकेडमिक रिकॉर्ड सेम होता है, या फिर और भी कुछ है डिटेल्स, है ना। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको पर्सनल अपनी डिटेल्स में भरनी है, ओके। एंड ये जो है आपका इंटरव्यू का बेसिस फॉर्म करता है फॉर योर पर्सनल, जो आपका खुद का होता है ना, ये आपका उसमें इंटरव्यू में काम आता है। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंटरव्यू। देखिए इंटरव्यूइंग ऑफिसर जो होता है ना, वो कई तरीके से सेगमेंट में आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं। सबसे पहले वो आपसे पर्सनल डिटेल्स के बारे में जानेंगे, थोड़ा आपकी हॉबीज़ क्या हैं, आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या हैं, अचीवमेंट्स या फिर ये प्लस। उसके बाद आपका जो सेकंड पार्ट होता है वो होता है ये रैपिड फायर राउंड, ठीक है, रैपिड फायर राउंड, ओके। रैपिड फायर राउंड, अब इस रैपिड फायर राउंड में
क्या होता है टोटल, आई थिंक सो 2 या 3 राउंड्स ही होते होंगे, 2 या मैक्सिमम 2 ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं पूछते वो आपसे। रैपिड फायर राउंड में क्या होता है कि दे गिव यू अ सीरीज ऑफ कॉन्टिन्यूस क्वेश्चंस, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल वो ऐसे पूछेंगे, सो हाउ इज योर फैमिली, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर एनी सिबलिंग्स, and what relation do you have with your parents, what relation do you have with your siblings, and have you given any adventurous time with them, have you ever spent some valuable time with them, what are the valuable memories। तो मतलब ऐसे ऐसे आपके कुछ क्वेश्चन, सीरीज ऑफ क्वेश्चंस में 8 to 10 क्वेश्चंस लगातार वो आपसे पूछते हैं, ठीक है ना। और यू हैव टू रिमेंबर द सीक्वेंस एंड यू हैव टू गिव देम द सीक्वेंशियल आंसर। आपके पास एक ऐसा सीक्वेंस है जो कि सीक्वेंशियल आंसर में, मतलब एक सीक्वेंस आपको वो देते हैं, फटाफट रैपिड फायर में पूछते हैं और आपको उनका सीक्वेंशियल जवाब देना पड़ता है, ठीक है ना। तो हमेशा ऑर्डर को विजुलाइज करिए कि सबसे पहले क्या पूछा था, एंड ट्राई टू रिकॉल देम एंड गिव द आंसर्स अकॉर्डिंग टू यू, ओके। एक तो आपका ये रैपिड फायर राउंड होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो तीसरा क्वेश्चन उठता है कि जो मेन आपका होता है कि वाई डू यू वांट टू ज्वाइन द इंडियन आर्म फोर्सेस। चाहे आप आर्मी से हैं, आप आर्मी के लिए कमीशनिंग हो रहे हो, या फिर नेवी के लिए, या फिर इंडियन एयरफोर्स के लिए, तो ये सब आपसे पूछ रहे हैं कि वाई डू यू वांट टू ज्वाइन, व्हाट मोटिवेटेड यू, और व्हाट इज़ द मोटिव ऑफ यू ज्वाइनिंग द इंडियन आर्म फोर्सेस, ठीक है। तो इस बात को अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। ये एक ऐसी चीज़ है कि इस पे जो एक जनरलाइज स्टेटमेंट बन सकते हैं और एक पर्सनलाइज स्टेटमेंट भी बन सकता है। जनरलाइज वाले सभी बोलते हैं, लेकिन जो एक अदर एस्पेक्ट्स भी होते हैं किसी चीज़ के ना, आप एक जनरल तो बोल दोगे कि मुझे पेट्रियोटिक हूँ मैं और मैं देश सेवा करता हूँ, तो ये एक जनरल स्टेटमेंट हो गया जो कि सभी कैंडिडेट्स बोलते हैं। आप अपनी तरफ से और क्या इंडिविजुअल कर सकते हैं, आप अपनी तरफ से क्या योगदान दे सकते हैं एज एन इंडिविजुअल, वो आपको बताना है। क्योंकि यहाँ पे आप थोड़ा सा पर्सनलाइज्ड करते हैं अपने आप को, आप जो है एज अ इंडिविजुअल यहाँ पे 1-to-1 हो रहे हैं, तो आप अपनी तरीके से, आप अपनी तरफ से क्या एक्स्ट्रा करेंगे जो दूसरे या तो कर नहीं पा रहे हैं, या तो दूसरों के साथ आप मोटिवेट होकर कर रहे हो। अब जनरलाइज स्टेटमेंट सभी बोलते हैं, जो पर्सनलाइज्ड बोलता है और अगर इंटरव्यू को क्लिक कर गया तो वो एक आपका एक अच्छा इंप्रेशन डालता है ना। इंट्रोडक्शन सब अच्छे से और ये सब अच्छे से दीजिएगा, है ना। और वाई डू यू वांट टू जॉइन द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, इसका एक अच्छा आंसर प्रिपेयर करके आइएगा। इफ ही आस्क्स देन यू विल गिव दैट अकॉर्डिंग टू यू। आपको क्या लग रहा है कि आप क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, जो आपके अंदर की नेचुरल फीलिंग है उसको आप लिखिए एंड देन स्पीक इट आउट इन द फ्रंट ऑफ इंटरव्यूइंग ऑफिसर, ठीक है। इससे एटलीस्ट ये लगेगा कि आपने कहीं से कॉपी नहीं किया है, आप एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट नहीं बोल रहे हो, आपको इतना इंटरेस्ट है कि आपने खुद एक उसको बना के रखा है, राइट। तो वाई डू यू वांट टू ज्वाइन, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन होता है, ठीक है। अब आते हैं कुछ इस पे। अब जैसे मेरे पास ये आया हॉबीज और एरिया ऑफ इंटरेस्ट, है ना। हॉबीज, देखिए एक बात आपको माननी पड़ेगी कि आप जो भी हॉबीज़ या एरिया ऑफ इंटरेस्ट लिखते हैं उसके बारे में एटलीस्ट आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। अब किसी बच्चे ने लिखा कि आई लव प्लेइंग क्रिकेट, अब वो क्रिकेट खेलना पसंद करता है तो वो तो ठीक है, लेकिन क्रिकेट के बारे में और अदर स्पेसिफिक डिटेल्स भी तो उसको जाननी चाहिए। लाइक सपोज लेग साइड क्या होता है, ऑफ साइड क्या होता है ना, अंडर आर्म क्या होता है, ओवर आर्म क्या होता है, रेसिस टाइम, यार्ड सर्कल, फुल सर्कल, पिच, स्टम्प्स, बेल्स, इन सब के बारे में एटलीस्ट कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। प्लेयर्स के बारे में कुछ होनी चाहिए, कोई रीसेंट अचीवमेंट अगर क्रिकेट में हुआ, कोई रीसेंट ब्रेक थ्रू हुआ क्रिकेट में तो क्या हुआ। मेंस क्रिकेट टीम के बारे में सभी जानते हैं, विमेंस के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, तो कुछ फीमेल प्लेयर्स के नाम भी आप अगर आपसे पूछते हैं तो आपको बताना होगा। एंड जो कुछ है क्रिकेट के में जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं उनके बारे में अच्छी खासी जानकारी रखिए। करंट अफेयर्स, यहाँ पे करंट अफेयर्स भी आता है। हॉबीज़ में देखो, हॉबीज़ में आपका अगर आप बुक रीडिंग लिख रहे हो तो कौन सी बुक, कितने टाइप की बुक, आपका फेवरेट ऑथर कौन है, क्यों है, और ऐसी कौन कौन सी नॉवेल लिखी है, ये सारी चीज़ें आपको होनी चाहिए। अब हॉबीज़ में लोग लिखते हैं रीडिंग न्यूज़पेपर्स। अब रीडिंग न्यूज़पेपर में अगर आपने लिखा है तो यू शुड बी इंटरेस्टेड। आपको इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपसे क्या पूछ सकते हैं, आपसे कोई रीसेंट डेवलपमेंट पूछ सकते हैं, करंट अफेयर्स, जियोपॉलिटिकल रिलेशंस में क्या क्या चल रहा है, इंडिया में कैसे क्या क्या हो रहा है, आर्मी में क्या रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं, एयरफोर्स, नेवी, हमारी इंडियन आर्म फोर्सेज में क्या क्या रिसेंट डेवलपमेंट्स हो, कहीं मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कहीं पे भी हो रही है, कहीं पे रिसेंटली अभी कहीं कन्फ्लिक्ट हुआ है, तो ये सारी चीज़ें जो है करंट अफेयर्स में ये सब आपसे पूछ सकते हैं। इफ़ यू राइट एरिया ऑफ इंटरेस्ट एज, मतलब जो आपका रीडिंग न्यूज़पेपर है।
रीडिंग न्यूज़पेपर अगर आपने डाला है तो आपसे कोई जैसे आज की न्यूज़ पूछ लेगा, जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उसी दिन आपसे कोई 2-3 न्यूज़ पूछ लेगा, है ना, 2-3 न्यूज़ आपसे पूछ लेंगे. So you come prepared for that. Just by writing that you are reading newspaper as a hobbies, it will not work. At least आपको कुछ न्यूज़, कुछ पॉलिटिक्स या कुछ मैटर पता होना चाहिए इतना, जिससे कि आप इंटरव्यूइंग ऑफिसर के सामने उसको बता सकें, है ना. एरिया ऑफ इंटरेस्ट, ये हॉबीज़ कुछ ऐसी होती हैं. अचीवमेंट्स, को करिकुलर एक्टिविटीज़. अब यहाँ अचीवमेंट्स आपको क्या क्या लिखने हैं, बहुत माइनर कंपटीशन, मतलब क्लास 1 से लेकर 5th या 6th तक उसमें मत लिखिएगा. क्लास 8 से लेकर 12 तक जितने भी आपने सर्टिफिकेट्स, जितने भी आपने मेडल्स या कुछ भी आपने जीता है, मेडल भी आप लेके साथ में जाइएगा, है ना. जितने भी आपने वो सब देखे हैं, आपने जितना भी अचीवमेंट किया है वो सब करके जाइएगा. एंड इसमें एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी आप अपने PIQ फॉर्म में जितने भी अचीवमेंट्स और को करिकुलर एक्टिविटीज़ का अचीवमेंट लिख रहे हैं, अच्छे से उसको मेंशन करिएगा. एंड टू सर्टिफाई दैट जस्ट टेक दोज अचीवमेंट्स विद यू, है ना. एक फोल्डर में एनक्लोज करके उसको ले जाइएगा. एंड इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपसे वो फोल्डर ही देख के सवाल जवाब करेंगे कि किस टाइप का कंपटीशन था, उस कंपटीशन में था क्या, आपने कैसे उसके लिए प्रिपेयर किया, एंड हाउ यू गॉट प्राइज इन दैट, किस वजह से आपको प्राइज़ मिला, इससे आपकी क्या क्वालिटी शो होती है. तो ये सारी चीज़ें आपसे अचीवमेंट या को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पूछा जा सकता है. ठीक है. सपोज फॉर एग्जांपल किसी ने लिखा दैट आई एम गुड इन एथलेटिक्स एंड आई हैव, मतलब ऐसा उन्होंने कोई किसी कैंडिडेट ने बोला कि आई एम गुड इन एथलेटिक्स एंड इन इंटर स्कूल कंपटीशन आई वॉन अ सिल्वर मेडल और आई वॉन अ गोल्ड मेडल. सो अब आपने सिल्वर गोल्ड मेडल जीता, ठीक है, वो आपकी अचीवमेंट है, लेकिन एथलेटिक्स से रिलेटेड कोई और पता होना चाहिए. जैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है 100 मीटर का, 200 मीटर का, 400 मीटर का, आपकी क्या टाइमिंग थी जब आपने 100 मीटर कंप्लीट किया, आपकी कितनी टाइमिंग थी. ये सब माइन्यूट डिटेल्स वो आपसे पूछ सकते हैं, बिकॉज दे गो इन टू द डीप. अगर आपने ऐसा कुछ बता दिया कि कुछ गलत मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो गया, आपने कुछ गलत बता दिया, तो इंटरव्यू विल तुरंत आपको फंसा देंगे वहीं पे. ठीक है. तुरंत आपसे कहेंगे कि you just said something in this form and you are saying something else. So he will eventually object you, right? And that at that moment only. At that moment. So whenever you give your details, give it very, very specifically. At least you should have a decent knowledge of what you are writing on your PIQ. है ना, कुछ डिसेंट नॉलेज हो, वरना अगर आप कोई अननॉलेजेबल चीज़ लेके चले जाएंगे तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क एंड यू विल जस्ट बिकम स्पीचलेस. आप कुछ बोल नहीं पाओगे उसके बारे में. तो उसके बारे में एक अच्छी सी नॉलेज लेके जाइएगा. 10+2 CGPA परसेंटेज में या फिर कोई रिसेंट एग्जामिनेशन में उसका आपका एक एकेडमिक करिकुलम में अच्छा पढ़ता है, तो एकेडमिक से रिलेटेड भी आपसे कुछ पूछ सकते हैं कि आपके 8th में कितने मार्क्स आए, आपके 7th में कितने मार्क्स आए थे, फिर आपका बोर्ड के लिए आपने कैसे प्रिपरेशन की, और साथ में जो आपने NDA का रिटन एग्जामिनेशन निकाला तो कैसे निकाला, फिर आपने कोई रिसेंट नेशनल लेवल एग्जामिनेशन दिया तो वो कैसे निकाला. राइट. ये सारी चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं. एंड एकेडमिक का भी थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है. NCC होल्डर सर्टिफिकेट्स या B होल्डर सर्टिफिकेट्स, इन सब के बारे में भी डिटेल्स रहती है तो वो भी भर सकते हैं. राइट. ये सारा जो होता है आपका हॉबीज़ एंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट में कवर हो जाता है. पर्सनल डिटेल्स में भी ये सब हो जाती हैं. ठीक है. सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि वाई डू यू वांट टू ज्वाइन द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस. तो ठीक है, इसका अपना एक इंडिविजुअल आंसर लिख के रहिएगा एंड बी रेडी टू आंसर questions of the interview based on which the reason which you are giving. Suppose Indian Air Force में कोई join करना चाह रहे हैं, then why do you want to join the Indian Air Force? And suppose if you are given the flying branch, then which plane would you like to fly first? कौन से ट्रेनिंग प्लेन होता है, हर एक चीज़ के बारे में जानकारी रखिएगा. अगर if suppose in the merit list your name came and but you do not get the flying branch, then are you ready to accept the ग्राउंड ड्यूटीज, येस और नो. तो ये सारी चीज़ें जो है आपको अच्छे से ध्यान में रखना है. इफ़ यू वांट टू ज्वाइन द इंडियन आर्मी, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन इट, एंड व्हाट आर द रीजंस. इफ यू वांट टू ज्वाइन द इंडियन नेवी, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन इट. ये सारी चीज़ें आप स्पेसिफिकली उसको तैयार करके आएंगे. ठीक है. अब नेक्स्ट आपका आता है फैमिली डिटेल्स. फैमिली, है ना, अच्छे से अपने
फैमिली डिटेल्स लेके जाइएगा, है ना। वहाँ पे आपके मदर और फादर का डेजिग्नेशन वो सब मांगते हैं, आपकी मदर आपके फादर क्या कर रहे हैं, कितना आपकी एनुअल इनकम है, वो सारी की सारी डिटेल्स आपको यहाँ PIQ फॉर्म में देनी होती है। एंड बेस्ड ऑन दैट यू विल बी आस्क्ड सर्टेन क्वेश्चंस। आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी अपब्रिंगिंग कैसे हुई, आपके फादर आपके मदर ने कितना सपोर्ट किया आपके एकेडमिक करिकुलम में, या फिर ये सारी चीज़ें वो आपसे पूछ सकते हैं। व्हाट रिलेशन डू यू हैव विथ योर सिबलिंग्स, हाउ मेनी सिबलिंग्स आर देयर, एंड डू यू टीच देम और डू यू प्ले विद देम। ये सब जो ऐसे नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं वो सब पूछ सकते हैं, एंड बी रेडी टू आंसर दैट, ठीक है। ये सब आपसे पूछा जा सकता है। फैमिली डिटेल्स में बहुत इंपॉर्टेंट यही सब होते हैं, है ना। रिलेशन आपके कैसे चल रहे हैं, आपके फ्रेंड्स के साथ आपके रिलेशन कैसे हैं, है ना, आपके कितने फ्रेंड्स हैं, और फ्रेंड्स के साथ आपके साथ क्या चल रहा है ना। तो जो आपने याद करिए साइकोलॉजी में जो आपने सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट उसमें दिया था, तो उसमें एक हेडिंग आया था व्हाट डू फ्रेंड्स थिंक अबाउट यू, व्हाट टीचर्स हैव ओपिनियन ऑन यू। तो ये सारी चीज़ें को जो आपने वहाँ पे लिखा है वही सेम टू सेम चीज़ यहाँ पे बोलनी है। अगर आपने कुछ ऐसा बोल दिया जो कि आपने साइकोलॉजी में वहाँ पे ऐसा लिखा है, उसके कॉन्ट्रेरी जा रहा है, उसके ऑपोजिट जा रहा है, तो इंटरव्यूअर विल अगेन एट दैट मोमेंट ही विल कॉट यू, ओके। तुरंत आपको ऑब्जेक्ट कर देंगे कि ये तुम कैसे बोले, आपके ऊपर एक कंफ्यूज्ड पर्सनैलिटी का क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जो आपने PIQ में या जो आपने साइकोलॉजी में लिखा है वही सेम टू सेम चीज़, वही सेम टू सेम माइंड फ्रेम में आपको यहाँ पे इंटरव्यू के सामने बोलना है। बिकॉज इफ़ यू से समथिंग एल्स देन ऑब्वियसली ही और शी विल ऑटोमेटिकली विल कैच यू एंड विल से दैट यू आर डूइंग समथिंग, मतलब स्पीकिंग समथिंग एल्स फॉर विच यू हैव रिटन ऑन PIQ एंड दिस फॉर्म, ओके। तो अच्छे से प्रिपेयर होके जाइएगा। अब ये सवाल आता है कि आप आर्मी में या इंडियन एयरफोर्स में या इंडियन नेवी में या कोस्ट गार्ड्स में आप जा रहे हैं, तो आप वहाँ पे करेंगे क्या, आपसे क्या क्या कैसे आपको ट्रेनिंग होगी। तो ये अच्छी से जानकारी इसको लेके जाइएगा। किसी भी एंट्री में आप जा रहे हो, NDA एंट्री, सपोज आप ये NDA एंट्री के लिए बन रहा है, तो ये आप NDA जैसे ही अगर आप रिकमेंडेड होते हैं, तो आप रिकमेंडेशन पाने के बाद कहाँ जाएंगे, कहाँ ट्रेनिंग करेंगे, उसके बाद आप कहाँ जाओगे। 3 इयर्स की ट्रेनिंग आपकी NDA में होती है, 1 ईयर की ट्रेनिंग रिस्पेक्टिव आर्म्ड फोर्सेस के वहाँ होती है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। प्लस आपके साथ जो आपका अकोमोडेशन है वहाँ से भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो लोग। फॉर एग्जांपल जैसे आपका अकोमोडेशन में क्या बिहेवियर है, आपके फ्रेंड्स के साथ क्या, आपका कोई दोस्त बना या नहीं बना, आपके रिलेशन क्या है अपने बैचमेट्स के साथ, है ना। तो ये सारी चीज़ों को प्रिपेयर करके जाइएगा। एंड है ना, आपका जो इंटरव्यू है वो वेरी करता है फ्रॉम कैंडिडेट टू कैंडिडेट। फ्रॉम मिनिमम 30 मिनट्स के अंदर हो जाता है और मैक्सिमम वो 1.5 से 2 घंटे भी ले सकता है, ठीक है। इतना आपका चल सकता है। सो ये पूरा होता है इंटरव्यू का प्रोसेस। एंड तो मतलब इंटरव्यू का पूरा जो समरी है, पूरा जो सार है, ये कहना है कि आपको ऑनेस्टी रखनी है, आपको गोल मोल बातें नहीं करनी है ना। पूरे तरह से ट्रुथ बोलिए, सच बोलिए, कहीं झूठ बोलने की बात ही नहीं है। अगर आपकी कोई वीकनेस हो तो उसको एक्सेप्ट करिए, इंटरव्यू के सामने उसको एक्सेप्ट करिए, तो आपको, है ना। एंड व्हाट आर यू डूइंग टू रेक्टिफाई इट, है ना। आप उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या कर रहे हैं वो भी साथ में बताइए इंटरव्यू को, है ना, जिससे कि आपको एटलीस्ट एक ऐसा इंप्रेशन इंटरव्यू के सामने जाएगा कि हाँ, ये ही इज़ प्रैक्टिसिंग, ही इज़ डूइंग इम्प्रूवमेंट एंड ही इज एक्सेप्टिंग दैट ही हैज सम वीकनेसेस। क्योंकि भाई कोई आदमी परफेक्ट नहीं है, सबके पास कुछ ना कुछ वीकनेस होती है। वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, वीकनेस तो होती है। अब कोई ऐसा सुपरमैन या हीरो मैन है नहीं जिसके पास कोई 0 वीकनेस होंगी, वीकनेस तो है। सो दैट्स वाई यू, अगर आपकी कोई वीकनेस है तो उसको करिए, और आपकी कोई स्ट्रेंथ है तो उसको ग्लोरीफाई करिए। और स्ट्रेंथ ऐसी होनी चाहिए जो आपकी सही में हो, ऐसे कोई हाई फाई मत लिख दीजिएगा, ओके। वरना इंटरव्यू, देखिए इंटरव्यूइंग ऑफिसर ही इज़ अ सीनियर मोस्ट ऑफिशियल, मैं बार बार इस पर जोर डाल रहा हूँ। एंड अगर आप इनको इन्फ्लुएंस कर लेते हैं अच्छे से, अगर आप एक हेल्दी 1-to-1 इंटरव्यू करते हैं उससे अच्छे से, तो आपके पास एक चांस, एक अपर एज रहता है एज कम्पेयर टू अदर कैंडिडेट्स, है ना। और ये तभी पता चलेगा जब यू विल आंसर दोज क्वेश्चंस वेरी कॉन्फिडेंटली, विथ ऑनेस्टी एंड डेडिकेशन, है ना। ऑनेस्टी मत भूलिएगा, कुछ गलत ऐसा मत बोल दीजिएगा कि जो आपके पर्सनैलिटी के बिल्कुल विपरीत जा रहा हो, बिल्कुल कॉन्ट्रेरी हो, ठीक है। ऐसा कुछ मत बोलिएगा जिससे कि आपको नुकसान हो, है ना। एंड PIQ फॉर्म का अच्छे से डिटेल्स फिल करिएगा, दिस इज़ नेसेसरी, ओके। बिकॉज आपका जो इंटरव्यू का 30 to 40% पार्ट से भी ये यहीं से पूछते हैं आपसे, इसी के बेसिस पे वो आपको जज करेंगे, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या हैं,
रैपिड फायर राउंड में, व्हाट डू यू वांट, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन, एंड व्हाट यू विल डू आफ्टर ज्वाइनिंग, व्हाट ट्रेनिंग वुड यू अंडरगो आफ्टर ज्वाइनिंग दिस एनडीए फोर्सेस। ऐसा ये सब आपको याद होना चाहिए, बिकॉज जहाँ जिस ऑर्गेनाइजेशन को आप ज्वाइन करने जा रहे हैं उसके बारे में डिटेल्स तो आपको पता होनी चाहिए। फिर आपकी फैमिली डिटेल्स, आपके रिलेशंस, आपके टीचर्स के साथ, आपके स्टूडेंट के साथ, आपके अपने फ्रेंड्स के साथ, आपके एसएसबी में जो बैचमेट्स रुके हुए हैं उनके साथ क्या रिलेशन है, आपके ग्रुप में जो 10 कैंडिडेट्स हैं, है ना, तो 1 से लेकर 10 तक जो भी है चेस्ट नंबर्स हैं, उनके साथ आपके क्या रिलेशन है, आपके कितने बेस्ट फ्रेंड बने हैं, आपने अब तक क्या क्या चीज़ें शेयर की हैं, ये सारी चीज़ें जो आपके बोर्ड अकोमोडेशन वाले में आ जाते हैं, है ना, ये सारी की सारी चीज़ें जो माइन्यूट टू माइन्यूट डिटेल्स हैं आपसे इंटरव्यूइंग ऑफिसर पूछते हैं। एंड बेस्ड ऑन दैट ही विल इन्फ्लुएंस अबाउट योर रिजल्ट कि इसको रिकमेंड करना है कि नहीं, बिकॉज सबसे ज़्यादा जो व्यू लिया जाता है इट इज़ ऑफ द इंटरव्यूइंग ऑफिसर। ओके, अगर आप उनको अच्छे से स्मार्टली अपने ओपिनियंस को कन्वे कर पाए, सो ऑब्वियसली दिस नोबडी कैन स्टॉप योर रिकमेंडेशन, है ना। अच्छे से स्मार्टली प्रेजेंट करिएगा अपने आप को, डिसिप्लिन में रहिएगा। आपको एक चेयर पे वहाँ पे आप बैठेंगे, सामने इंटरव्यू होंगे 1 to 1 में, अच्छे से स्मार्टली, बिना डरे, बिना हिचके, बिना फंबल किए हुए बोलिएगा। अगर कहीं फंबलिंग आप कर जाते तो रिलैक्स हो जाइएगा थोड़ी देर के लिए, मुश्किल से 2-5 सेकंड के, थोड़ा सा शांत होकर फिर बोलना चालू करिएगा, ठीक है। एंड ऑल द नेसेसरी फॉर्मेलिटीज़ आपको पहले ही वहाँ प्रोवाइड की जाएंगी। आपको एक रूम में बैठाया जाएगा, इंटरव्यू के पहले आपको एक रूम में बैठाया जाएगा। जैसे ही आपका नंबर आपके स्क्रीन के सामने डिस्प्ले होगा, एंड एज सून एज द नंबर डिस्प्लेज, जस्ट गो टू द रूम। आपको वहाँ डायरेक्शन दे दिए जाएंगे। फाइल्स आपकी जो है पहले से इंटरव्यूइंग ऑफिसर के पास चली जाती हैं, एंड देन यू विल गो। बस ये कुछ 45 to 1 hour मिनट्स का एक कन्वर्सेशन होता है बिटवीन यू एंड द इंटरव्यूइंग ऑफिसर। इसमें जितना मैक्सिमाइज कर सकते हैं तो जितना स्कोर उतना करिए, कि यहाँ पे जितना आप मैक्सिमाइज कर सकते हो। 225 मार्क्स का होता है, लेकिन इसका वेटेज बहुत होता है। जितना ट्राई टू मैक्सिमाइज योर स्कोर इन दिस, बिकॉज यहाँ पे आप इंडिविजुअल हैं, है ना। अगर आपको लग रहा है कि आप ग्रुप में या फिर साइको में अच्छा परफॉर्म, एवरेज परफॉर्म किए हैं, या फिर आप अपने एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं किए, तो पूरा इंटरव्यू में अच्छे से एकदम पूरा कंप्लीटली, है ना, उसको डिग कर दीजिए उसमें कि मैं अब यहाँ पे जाऊँगा इंडिविजुअल, यहाँ पे पूरा इंडिविजुअल है, तो आप अच्छे से एकदम करिए इसको। ओके, 45 मिनट्स टू 1 hour का ये जो एंटायर आपका 1 to 1 कन्वर्सेशन होता है, ये चलता है। एंड देन द इंटरव्यूइंग ऑफिसर विल से दैट ओके, वी आर नाउ फिनिश्ड विद इट, नाउ यू कैन लीव। सो जस्ट पिक अप योर डॉक्यूमेंट्स। जो आपके जिस चेयर पे आप बैठे होगे उसके साइड में एक टेबल होगी, उसी पे आपके डॉक्यूमेंट्स रखे होंगे, ठीक है। जस्ट पिक अप योर डॉक्यूमेंट्स, ग्रीट देम हैप्पीली, थैंक यू सर, एंड लीव द रूम by opening the door and then leave it. Okay, ये सारा आपका हो गया इंटरव्यू का। ड्रेस आपको बता दी है, फॉर्मल्स में आना है, प्लेन शर्ट एंड ब्लैक पैंट्स विथ ब्लैक सॉक्स एंड ब्लैक शूज़। टाई मैंडेटरी नहीं है। समर्स में आप चाहो तो टाई मत ही लगा के आओ, बिकॉज है ना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है, टाई मत लगा के जाओ, या लगानी है तो आप लगा लो, कोई मैंडेटरी नहीं है। विंटर्स में आपको कोट एक लेना पड़ेगा, कोट एंड पैंट वहाँ पे चल जाएगा, ठीक है। नो, ये यही कुछ आपका डिटेल्स हैं। अकॉर्डिंग टू योर बैच एंड चेस्ट नंबर यू विल बी गिवन द शेड्यूल एंड टाइम इन विच योर इंटरव्यू विल टेक प्लेस। आपका जो भी बैच होगा और जो भी चेस्ट नंबर होगा उसके अकॉर्डिंग जो है आपका इंटरव्यू स्केड्यूल हो जाएगा। नॉर्मली जो आपका इंटरव्यू होता है वो Day 2 या Day 3 में चलता है। Day 2, Day 3 और Day 4 इन्हीं तीनों में चलता है। कभी कभी Day 5 में चला जाता है इफ़ नेसेसरी, अगर कैंडिडेट्स बच जाते हैं तो, ठीक है ना। गेट रेडी एटलीस्ट 30 मिनट्स बिफोर द शेड्यूल टाइम। जो आपका सपोज शेड्यूल टाइम अगर आपका 8:30 AM है, तो आपको 8:30 AM से आधे घंटे पहले, यानी कि 8 AM 8 बजे ही आपको पहुंच जाना है रिपोर्टिंग, जहाँ पे आपको रिपोर्टिंग करनी है उसी समय आपको पहुंच जाना है। गेट रेडी एटलीस्ट 30 मिनट्स बिफोर द शेड्यूल टाइम with all your documents, that is class 10th and 12th mark sheets and passing certificates, your achievements and extra curricular, है ना, ये सारी जो है विच यू हैड मेंशन्ड इन योर PIQ। जो PIQ में आपने मेंशन किए वही आपको लेके जाना। PIQ के एक अलग से इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में मैंने आपको बता यू विल बी गिवन फर्दर डायरेक्शंस वेयर टू रिपोर्ट। आपको कहाँ रिपोर्ट करना है ये सब बता दिया जाएगा। बेसिकली यू विल बी वेटिंग इन द वेटिंग हॉल एंड अ डिस्प्ले विंडो विल बी देयर डिस्प्लेइंग योर चेस्ट नंबर। एज सून एज द बीप स्टार्ट्स डिस्प्लेइंग योर चेस्ट नंबर, गेट रेडी फॉर द इंटरव्यू, बी कॉन्फिडेंट एंड वॉक अप टू द रूम ऑफ द इंटरव्यूइंग ऑफिसर, ग्रीट हिम एंड स्टार्ट कॉन्फिडेंटली।
ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि आपको एक वेटिंग हॉल में बैठाया जाएगा, एंड जैसे ही आपके सामने एक स्क्रीन होगी, जो कि स्क्रीन आपका चेस्ट नंबर डिस्प्ले करी होगी, तुरंत एक आवाज़ आएगी, एक बीप बजेगी, एंड विच विल डिस्प्ले योर चेस्ट नंबर। सो आप गेट रेडी एंड वॉक कॉन्फिडेंटली टू द रूम ऑफ द इंटरव्यूइंग ऑफिसर एंड ग्रीट हिम, एंड जस्ट स्टार्ट। ग्रीट हिम अच्छे से करिएगा, है ना। कि जैसे ही आप गेट खोलते हो, जस्ट से गुड मॉर्निंग सर और गुड मॉर्निंग मैम, जो भी हैं उनको बोलिए, एंड wait for their instructions to when they say sit down, and as they say it, just sit down on the chair confidently, posture अच्छा रखिएगा, and all these things, है ना। just एक formal conversation आपके बीच हो रही है, smartly, easily और truthfully सारा का सारा अच्छे से करिएगा, ठीक है। अब हम आते हैं अपने जो एकदम लास्ट फेज होता है इस पूरे मतलब SSB का, वो होता है हमारा बोर्ड कॉन्फ्रेंस। देखिए, जैसे ही आप इंटरव्यू देके आते हैं तो आपके पास मिनिमम 1 आवर से लेकर 1 आवर 30 मिनट से 2 आवर के बीच का गैप होता है। तो इस गैप के दौरान आप क्या करो, आप जो है अच्छे से फ्रेश हो जाइए, नहा दो। अगर आपका इंटरव्यू पहले पड़ा है या फिर अगर आपने पहले ही बात ले लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नहीं ले तो आप एक बात ले लीजिए, एंड जस्ट गेट रेडी फॉर योर फाइनल फेज। गेट रेडी विथ योर लगेज, सारा अपना बैग पैक कर लीजिएगा, एंड जस्ट बिकॉज यू आर रेडी नाउ to leave your room and go for the results announced, okay। अब आप रेडी हैं, है ना। अपना सारा जो है बैग पैक कर लीजिएगा अच्छे से, एंड फॉर द कॉन्फ्रेंस यू नीड टू बी ड्रेस्ड इन द फॉर्मल्स, है ना। इसलिए मैंने आपको पहले स्टार्टिंग बोला था कि आप 2 सेट्स ऑफ फॉर्मल ड्रेस लेके जाओ, उनमें से एक सेट आपका जो है इंटरव्यू के लिए जाएगा और दूसरा आपका जाएगा बोर्ड कॉन्फ्रेंस के लिए, ओके। सो इट्स द फाइनल डे ऑफ योर स्टे, है ना। फाइनल डे ऑफ योर स्टे है। द लास्ट पार्ट इज बोर्ड कॉन्फ्रेंस वेयर यू विल जस्ट हैव अ 1 मिनट टॉक विद ऑल द ऑफिसर्स ऑफ द बोर्ड, है ना। यहाँ पे 12 to 15 मतलब है नंबर ऑफ ऑफिसर्स। अब यहाँ पे ना बहुत ही फॉर्मल एनवायरनमेंट होता है, बहुत ज़्यादा। GTO भी सारे होते हैं यहाँ पे, आपके साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं यहाँ पे, आपके इंटरव्यूइंग ऑफिसर भी होते हैं, सारे के सारे जितने ऑफिसर्स अभी तक आपने देखे हैं सभी के सभी वहाँ पे होते हैं, एंड बोर्ड के प्रेसिडेंट भी बैठते हैं। सो दीज, है ना, ये एक ऐसा, देखो इसका उतना कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बिकॉज सारा इंपॉर्टेंस आपका GTO, साइको और इंटरव्यू में था। बस बोर्ड कॉन्फ्रेंस ये उनके लिए होता है या तो जिनको एकदम टोटली उन कैंडिडेट्स को हटाना है या रिजेक्ट करना है, कैंडिडेट्स जिनको लेना है, और एक कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो एकदम बॉर्डर लाइन केस होता है जिनका, है ना। ये कॉन्फ्रेंस बेसिकली उन्हीं के लिए होता है। आप ये देखोगे कि सपोज आपके पास अगर 80 चेस्ट नंबर्स हैं, 80 कैंडिडेट्स हैं वहाँ पे, तो उन 80 कैंडिडेट्स में अधिकतर लोगों का जो कॉन्फ्रेंस होता होगा वो सिर्फ 1 मिनट या मुश्किल से मुश्किल 30 सेकंड या 40 सेकंड के अंदर हो जाता होगा, ठीक है ना। देखो अब यहाँ पे 3 तरह के कैंडिडेट्स आपके आते हैं। पहला एक वो जो रिकमेंडेड, जिनको पक्का है कि जिनका रिकमेंडेशन होगा। दूसरा वो लोग जिनका रिकमेंडेशन नहीं होगा। तीसरे वो लोग जिनका बॉर्डर लाइन केस है। अब बॉर्डर लाइन केस में क्या होता है जिनको लेना है, मतलब एक ऐसे बच्चे हैं जो एकदम बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, तो ये बोर्ड कॉन्फ्रेंस बेसिकली उनके लिए होता है। ये कभी कभी 10 मिनट भी चल सकता है, कभी कभी 15 मिनट या 20 मिनट, है ना, ये उतना देर चल सकता है, ठीक है। तो ये 3 तरह के कैंडिडेट्स के लिए होता है, ठीक है ना। सो इट इज अ फाइनल डे ऑफ योर स्टे। साइकोलॉजिस्ट, GTO एंड इंटरव्यूइंग ऑफिसर एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड विल ऑल बी प्रेजेंट इन द हॉल। जैसे मैंने आपको बोला, साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, GTO भी होते हैं, एंड इंटरव्यूइंग ऑफिसर एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड, ही इज द सीनियर मोस्ट प्रेसिडेंट, विल ऑल बी प्रेजेंट इन द हॉल। ये सभी के सभी जो हैं हॉल में प्रेजेंट होते हैं। 12 to 15 आपके पास ऑफिसर्स होते हैं जो बोर्ड में, थोड़ा सा बहुत फॉर्मल एनवायरनमेंट रहेगा, इसलिए बिना डरे बिना हिचके अच्छे से रहेगा, बिकॉज सभी के सभी ऑफिशियल्स आपके सिविल ड्रेस में ड्रेस में होते हैं, है ना, तो यूनिफॉर्म में होते हैं, तो थोड़ा सा मतलब अनईजीनेस लगेगा आपको, लेकिन अच्छे से करिएगा। अब देखो ये आपका होता है कॉन्फ्रेंस रूम का लेआउट, है ना। ये आपका डोर होता है, जैसे ही आपका नंबर बजता है, बीप बजता है, आपको तुरंत रेडी हो जाना है। वहाँ पे आपको सारे इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे कैसे क्या क्या जाना है। जैसे आप यहाँ पे गेट खोलेंगे, आपके सामने ये सारे के सारे एक्सेसर्स बैठे रहेंगे, है ना। आपको यहाँ पे आपकी चेयर होती है, यहाँ पे आपकी जो चेयर होती है, यहाँ पे आप जाके बैठेंगे एंड ग्रीट ऑल ऑफ देम बाय सेइंग गुड मॉर्निंग, है ना। जस्ट से गुड मॉर्निंग सर और मैम, जो भी यहाँ पे बैठे होंगे उनको अच्छे से ग्रीट करना।
है ना। ये कुछ ज़्यादा इसका है नहीं, बस यहाँ पे आप आपसे बैठेंगे और ही विल एनी वन ऑफ देम कैन आस्क एनी ऑफ द क्वेश्चंस, ओके, एनी वन ऑफ देम। सो जस्ट रिमेंबर दिस एंड एनी वन ऑफ देम कैन आस्क एनी क्वेश्चंस, आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने बोला कि 3 टाइप्स ऑफ कैंडिडेट्स आते हैं, 3 टाइप्स ऑफ कैंडिडेट्स, दोज who will be recommended, not recommended, and then borderline case। ठीक है, ये होता है। अब देखो इन दोनों कैटेगरीज के लिए जो कॉन्फ्रेंस होता है वो बेसिकली 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक चलता है, बस इसके आगे नहीं। अगर उनको किसी को रिजेक्ट करना है तो उसी समय रिजेक्ट कर देंगे, मतलब आपसे वो देखो जैसे आप यहाँ बैठोगे ना तो आपसे कुछ डिटेल्स नॉर्मली पूछेंगे कि हाउ वाज योर स्टे, आपको 5 दिन कैसा लगा, मेस का खाना अच्छा था, हाउ वाज योर फ्रेंड्स एंड फ्रॉम विच सिटी यू आर, है ना, कुछ ऐसे जनरल क्वेश्चन पूछेंगे एंड देन यू विल लीव। जस्ट ऑलमोस्ट 1 मिनट का ये आपका होता है ना, 30 सेकंड टू 1 मिनट का होता है। जस्ट जनरल क्वेश्चंस होते हैं कि आपका सेंटर पे स्टे कैसा रहा, आपने कितने फ्रेंड्स बनाए, मेस का खाना कैसा था, क्या क्या फैसिलिटीज़ थी, आपको कुछ सजेशन देना है इंप्रूवमेंट के लिए तो आप दे सकते हो, नहीं तो ठीक है ना। तो ये सारा जो है रिकमेंडेड हो सकता है। ये उन सब के लिए होता है, या तो जो रिकमेंडेड होते हैं या तो जो रिकमेंडेड नहीं होते हैं। लेकिन जो तीसरे होते हैं बॉर्डर लाइन केस के इनका जो कॉन्फ्रेंस चलता है ये बहुत देर तक चलता है, ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनट्स तक का इनका चलता है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आता है ना, इसलिए बॉर्डर लाइन केस होता है। अगर ये कुछ है जो अगर ये थोड़ा सा बॉर्डर पे हैं, इनको लेना है नहीं लेना है ये अब कॉन्फ्रेंस डिसाइड करता है, तो ये कॉन्फ्रेंस है इन लोगों के लिए इंपॉर्टेंस बनता है, बस इन दोनों के लिए नहीं होता। अब पहले से पता है किसी को इसको रिकमेंड करना है तो उसको रिकमेंड करेंगे ही, इसको पहले से पता है कि नहीं करना है तो नहीं करेंगे। लेकिन जो बॉर्डर लाइन केस होते हैं उनको देखना पड़ता है। यहाँ पे जो होते हैं, यहाँ पे आपके बहुत सारे, यहाँ आपके सेंटर में प्रेसिडेंट जो बोर्ड होते हैं प्रेसिडेंट के वो बैठते हैं, यहाँ पे आपके सारे जीटीओ बैठेंगे, यहाँ पे आपके सारे साइकोलॉजिस्ट बैठते हैं, यहाँ पे आपके इंटरव्यूइंग ऑफिसर यहाँ पे और यहाँ पे, और यहाँ पे जो बोर्ड के प्रेसिडेंट होते हैं वो बैठते हैं। अब आपको अपनी नज़र देखनी कि आपसे बात कौन कर रहा है, आपसे कौन कन्वर्सेशन कर रहा है ना, जो है कन्वर्सेशन कर रहा है। सो यू जस्ट हैव टू एकदम कीनली ऑब्जर्व करिएगा कौन कर रहा है और जस्ट टॉक विद देम फ्रॉम 30 सेकंड टू 1 मिनट। और कुछ ज़्यादा इनफॉर्मल क्वेश्चन ही होते हैं कि मतलब आपकी सिटी से हैं, आपका क्या रिलेशन है, जस्ट ऑल दैट 30 सेकंड टू 1 मिनट का आपका होता है एंड दैट व्हाट मेक्स इट अ कॉन्फ्रेंस। ओके, बस जैसे आपका कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ और जैसे ही आपसे ऑफिसर ने बोला कि नाउ यू कैन लीव, सो जस्ट स्टैंड अप, ग्रीट देम एंड जस्ट ओपन द डोर एंड लीव दैट। ये होता है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका जो है ये पूरा एसएसबी का फेस खत्म होता है। सो फाइनली आफ्टर 5 days नाउ मच अवेटेड रिजल्ट्स आर गोइंग टू बी अनाउंस्ड। द रिकमेंडेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड बाय देयर चेस्ट नंबर्स। अब देखो जैसे आपका कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ, सब बच्चों का कॉन्फ्रेंस खत्म होता है तो लंच भी हो जाता है उसी समय, है ना। ऑलमोस्ट 12 से लेकर 1:30 बजे के बीच में आपका जो है लंच हो जाता है एंड देन यू विल वेट फॉर योर रिजल्ट्स, जो कि एकदम मच अवेटेड होता है ना, बहुत एकदम कीन होता है, मच अवेटेड आपका रिजल्ट होता है। यू विल देखो सभी के सभी कैंडिडेट्स अपने लगेज के साथ रेडी रहेंगे, अपने जो है लगेज उनके साथ जो होगा सब रेडी रहेंगे सबके सब, एंड देन दे विल सिट, लगेज उनका बाहर रहेगा एंड दे विल सिट इन द हॉल, है ना, जहाँ आप एकदम पहली बार पीपीडीटी और अपना OIR देने आए थे वहीं पे आप रहेंगे एंड देयर द रिजल्ट्स विल बी अनाउंस्ड। सो द रिकमेंडेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड आउट बाय देयर चेस्ट नंबर्स, है ना। ऑफिसर वहाँ पे आएंगे, फिर जो चेस्ट नंबर्स वो बोलेंगे उनका रिकमेंडेशन होगा। ओके, दे विल स्टे फॉर फर्दर डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटीज एंड द रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स विल डिपार्ट। सो जो है कि अगर आपका रिकमेंडेशन हो गया देन अच्छी बात है, आपने अपना पूरा 100% दिया, अपना पूरा बेस्ट हुआ आपका, एंड यू फाइनली सक्सीडेड इन SSB एंड जो रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स हैं दे विल डिपार्ट विद देयर लगेजेस। ओके, सो आपकी जो फर्दर फॉर्मेलिटीज़ और डॉक्यूमेंट्स होगा वो सब आपका वहीं पे वो वेरीफाई करेंगे एंड देन ऑल दिस प्रोसेस विल बी ओवर। सो द 5 day ऑफ द जर्नी ऑफ SSB कम्स टू एन एंड। और मैं आपको एक अच्छे से दावे के साथ कह सकता हूँ कि दीज 5 days विल बी द मोस्ट अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स इन योर लाइफ। ये 5 days ऑफ जर्नी जो आपको SSB में ये दी जाएंगी ये बहुत ही अनफॉरगेटेबल होंगी। ये एक ऐसे टेस्ट हैं जो नॉर्मल टेस्ट से कई ज़्यादा अलग है ना। इसमें आपका पूरा
आपकी पूरी पर्सनैलिटी को, आपके फिजिकल फिटनेस को, आपके माइंड को, सब कुछ को एकदम अच्छे से रिफाइन किया जाता है, यहाँ पे देखा जाता है, अच्छे से टेस्ट किया जाता है, और तब जाके वो कैंडिडेट्स रिकमेंड होते हैं। ये नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ के लिए, OLQs जिसको हम बोलते हैं, अच्छी रिक्वायरमेंट क्वालिटीज़ होती हैं। अगर आपके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं देन श्योरली यू कैन, नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम रिकमेंडेशन। ठीक है, अच्छे से तीनों के तीनों प्रोसेस हमने यहाँ पे बताए हैं आपको, फ्रॉम स्क्रीनिंग टेस्ट टू साइकोलॉजी टू GTO टू इंटरव्यूइंग ऑफिसर। सबसे ज़्यादा वेटेज आपको पता ही है इंटरव्यू का होता है, बिकॉज ही इज़ द सीनियर मोस्ट ऑफिशियल। अगर आप उनको इन्फ्लुएंस कर देते हैं देन आपका बॉर्डर लाइन केस में भी आपको वो एंट्री कर देंगे, ये सारा होता है। ठीक है, सो द 5 day जर्नी ऑफ SSB कम्स टू एन एंड एंड देन ओके, ये बहुत ही प्रीशियस मोमेंट्स होंगे आपके लाइफ के, बहुत ही मतलब अच्छे होंगे। आपको एक मतलब है ना, एक सिर्फ SSB नहीं, आपको बहुत अपनी लाइफ में आगे आने वाले जितने भी कोर्सेज होंगे दैट आप उससे, आप SSB से इंस्पिरेशन ड्रॉ कर सकते हो कि मैंने इतने दिन यहाँ पे स्टे किया एंड आई हैव रिसीव्ड सम नॉलेज या सम लेसन्स जो मैं वहाँ सीख सकता हूँ। मैंने अपने हैबिट्स में, मैंने अपने पूरा पर्सनालिटी में अपना क्या इम्प्रूव किया, क्या मैंने देखा, तो ये सब अच्छे से कर सकते हो, और ये आपके अदर वॉक्स ऑफ लाइफ में भी काम आएंगे। आगे आपकी लाइफ में अगर आप कुछ और कर रहे हैं तो वो भी आपके में काम आएंगे, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। SSB इज अ टेस्ट ऑफ योर ऑल क्वालिटीज़, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़, जितनी क्वालिटीज़ आपके अंदर है, आपका पूरा माइंड, आपका फिजिकल, आपका बॉडी पोस्चर, पूरा ये सारा का सारा जो है यहाँ पे देखा जाएगा। डिसिप्लिन मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखा जाएगा आपका। सो ऑल दिस थिंग्स मेक अप ऑल द टास्क्स ऑफ SSB। ओके, सो द 5 day जर्नी ऑफ SSB कम्स टू एन एंड, है ना, ये आपके लिए हमने बनाया, एंड देन थैंक यू। ओके, सो ऑल द बेस्ट आपके लिए। रिटर्न आपका अच्छे से निकले, एंड आफ्टर रिटर्न जस्ट डू ऑल द बेसिक नीड्स, है ना, अच्छे से ड्रेस कोड सब अच्छे से लेके जाइएगा, एंड परफॉर्म योर बेस्ट, गिव योर 100% बेस्ट इन द रिजल्ट्स, एंड वेट फॉर द रिजल्ट्स। अच्छे से अपना 100% दीजिएगा, अपने सभी टास्क में अच्छे से, एकदम अच्छे से करिएगा, 100% अपना दीजिएगा, एंड ऑब्वियसली नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग रिकमेंडेड। ठीक है, थैंक यू, एंड आपके साथ ये जर्नी बहुत अच्छी रही हमारी। आई होप सो कि आपको अच्छा लगा होगा। ओके, थैंक यू।